तो आज हम यूरोप करने वाले हैं। तो एक तो कॉमन ग्राउंड जो आपको पता होना चाहिए, मोस्टली रशिया, जर्मनी, फ्रांस एंड स्पेन, इन चार का तो आपको पता ही होना चाहिए। पर जैसे यूएसएसआर के बहुत सारे ब्रेक अवे कंट्रीज हैं, तो उनका भी आप अपने दिमाग में रखिए। तो बेसिकली वो नेशंस कब बने, उनके नेबरिंग कंट्रीज, नेचुरल बाउंड्रीज, एथनिसिटी, official languages, flags, colors and symbols, national animal, bird, dress, food, etc. Um, geographical important pointers जैसे river, lakes, mountains. Um, और क्योंकि लिस्ट ऑफ कॉलोनीज, ये आपको पता होगा कि बहुत सारे यूरोपियन पावर्स ने बाकी जैसे अमेरिकाज, नॉर्थ एंड साउथ एशिया पे अपने कॉलोनीज बनाए थे, तो आप लोग उनका एक लिस्ट रखिए अपने दिमाग में। जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, नोबेल प्राइज विनर्स, ऑस्कर, ग्रैमी, पुलित्जर एंड यूनेस्को साइट्स। ना क्योंकि यूरोप बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्टिनेंट है, तो मैंने इस प्रेजेंटेशन में मैप्स का यूज़ किया है ताकि आप लोग के लिए आसान हो समझने के लिए। तो आप अगर मैप से अगर आप लोग सीखते हैं उनका नेबरिंग कंट्रीज, तो आप वैसे भी सीख सकते हैं। तो ये आपका पॉलिटिकल मैप है। इसके साथ आप नेबरिंग कंट्रीज देख सकते हैं और उनके आसपास के वाटर बॉडीज, एक ये है। एंड ये आपका फिजिकल मैप है। इस वाले मैप पे मतलब इस वाले मैप पे आपके सारे माउंटेन रेंजेस है। तो आप ये जैसे रशिया में यूरल माउंटेन्स है, और एल्प्स, एपिनीज, प्लेटोज एंड लोलैंड्स, पिरेनीज ये है, और इधर आपके हैं रिवर्स। ना आप लोग तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, तो इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल फ्रांस और जर्मनी के बीच में या कौन से नेचुरल बाउंड्रीज है, कौन से माउंटेन्स है या कौन से रिवर्स है, या विच रिवर फ्लोज फ्रॉम फ्रांस टू जर्मनी। वैसे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप इन मैप्स के हिसाब से, ये आपके फिजिकल मैप से, ये आप पॉलिटिकल मैप से कंपेयर कर करके आप आंसर्स ढूंढ सकते हैं। और अगर आपको याद करने में थोड़ी आसानी होगी तो उसके लिए ये मैप्स है। ओके, तो फर्स्ट आता है रशिया। रशिया के लिए भी मैंने आपके लिए दो मैप्स है, एक पॉलिटिकल मैप और एक फिजिकल मैप। तो इसमें आप देख सकते हैं कि रशिया में हम 4, 5, 6, 8 regions broadly, and the capital is Moscow. और तो एक ये है, और यहाँ उनका फिजिकल मैप है फॉर द रिवर्स एंड लेक्स एंड उनके माउंटेन्स के लिए। मूविंग ऑन, सब ब्रीफ क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री। रशिया 9th century में केवान रूस was the first major East Slavic state. 10th century में इन रूरिक डायनेस्टी आई थी और उससे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी आई रशिया में। 11th century में केवान रूस reaches its peak under Yaroslav. 1237 to 40 में there is Mongol invasion and Mongols are called Tatars, and the empire of the Golden Horde is established. In 15th century, the policy of gathering Russian lands, basically जो रशिया के आसपास जो भी ज़मीन है, तो राजाओं पे उनके पास गए, and mostly East Slavic lands. Ivan III subdued the Great Russian lands by conquest and or voluntary allegiance of the princes. इसके समय पे there was a battle of the Ugra which ended the Tatar dominance, the Mongols, by Ivan III. So 1547 to 84 में Grand Prince Ivan IV the Terrible is the first ruler to be proclaimed the Tsar in 1547. 1609 is the start of the Polish-Russian War, and Poland invades
invades Russia. Now ये बहुत बड़ा पीपीटी है आज और इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो जो वर्ड्स मैंने अपने पीपीटी में डाले हैं उनका बस आप लोग नोट करिए और उनका डेट्स आप अपने दिमाग में रखिए और किसके बीच में लड़ा गया था, और अगर ट्रीटी साइंड हुई थी तो उसका भी एक लिस्ट बना दीजिए. 1613 to 1917 we have the Romanov dynasty and National Council elects Mikhail Romanov as Tsar. It basically 19 till the Russian Revolution तक the Romanov dynasty was there. It's तो फिर 1654 में रशिया इन्वेड्स पोलैंड. 1666 में रशिया एंड पोलैंड साइन अ पीस ट्रीटी. And in 1700 they have the Great Northern War with Sweden. 1736 we have the start रूसो-टर्किश वॉर शुरू हुआ था ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ. 1757 में द 7 Years वॉर शुरू हुआ था. मैं और बोलने से पहले ये बोलूँगी कि यूरोप का हिस्ट्री इज़ वेरी बहुत मिलता जुलता है. तो जो आपको कई वॉर्स जो मैं हर एक देश का मिलेगा, जैसे जो 7 Years वॉर है वो आपको बाद में जाके जर्मनी फ्रांस में भी मिलेगा उनके हिस्ट्री में. तो आप लोग के लिए ये थोड़ा आसान पड़ जाएगा इनका वॉर्स को याद रखने के लिए. जैसे वर्ल्ड वॉर में तो सारे यूरोपियन पावर्स तो थे ही, पर वैसे और एक दो और भी वॉर्स है जिसमें मेजरली फ्रांस, जर्मनी एंड स्पेन हैव बीन इन्वॉल्व्ड. तो आप लोग को वॉर्स के लिस्ट आपको मतलब बार बार दिखेंगे इस पीपीटी में, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी याद करने के लिए. 1762 में रशिया लीव्स द 7 Years वॉर्स एंड उसके पास कोई ज़मीन नहीं आई. 1812 में नेपोलियन इन्वेड्स रशिया and he is mostly defeated because of the nature. In 1814 Napoleon is defeated. So from 1798 to 1815 इसमें ये जो टाइम है इसके बीच में नेपोलियन आया और गया. उसमें रशिया ने बहुत सारे यूरोपियन कोalitions में पार्ट लिया एंड नेपोलियन का डिफीट happened with that. सिर्फ रशिया ने ही नहीं डिफीट किया नेपोलियन को, द अदर बाकी के यूरोपियन कंट्रीज भी एक साथ आए नेपोलियन को डिफीट करने के लिए. 1825 we have the Decembrist revolt and the attempt to establish a constitutional government is crushed. तो means तब तक रोमानोव डायनेस्टी ही थी. In 1853 we have the Crimean War. आप लोग क्रीमियन वॉर में और पढ़ लीजिएगा, ये आपको पूछा जा सकता है. Then 1877 to 78 we have the Russian-Turkish War, which जिसमें रशिया ने ऑटोमन एम्पायर का ज़मीन दिया, जैसे कॉकासस में किया. Then 1897 में we have the Marxist Social Democratic Party founded, and in 1903 it's बढ़ गया Menshevik and Bolshevik factions. 1904 to 1905 Russia expands to Manchuria and it has a war with Japan. And in 1905 the revolution takes place, which forces Tsar Nicholas II to grant a constitution and establish a parliament called the Duma. अगर आपको याद है तो जब हमने ईस्ट एशिया का जनरल नॉलेज पढ़ा था तो उसमें रूसो जापानीज वॉर वाज देयर, सो ये बेसिकली वो था. In 1914 the Russian Austrian rivalry in the Balkan contributes to World War One. वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुआ क्योंकि आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड ऑफ ऑस्ट्रिया का असैसिनेशन हुआ. दिस वाज द ट्रिगर पॉइंट फॉर वर्ल्ड वॉर टू, आपको ये याद रखना ही होगा. एंड रशिया वाज with Britain and France. Britain and France was part of the Allied powers and on the opposite was the Central powers. आप लोग को Allied powers दोनों वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू में लगभग सेम ही थे. वर्ल्ड वॉर वन में सेंट्रल पावर्स था और वर्ल्ड वॉर टू में एक्सेस पावर्स था, तो ये डिफरेंस है.
तो इनका द कंट्रीज, उनका नाम भी आप ले लीजिएगा, सेंट्रल पावर्स और एक्सेस पावर्स और एलाइड पावर्स के अंदर। In 1917, the Russian Revolution takes place. The Bolsheviks overthrow the provisional government, and Vladimir Lenin takes control. Then 1918 में Tsar Nicholas II और उसका परिवार को एग्जीक्यूट किया जाता है बोल्शेविक्स की वजह से, and the Red Terror begins as Lenin institutes communism, and the Russian Civil War happens. Then 1921 में Lenin has announced his new economic policy, and by 1922 the Russian Civil War ends and the Soviet Union is established. तो आप लोग इसमें रशियन सिविल वॉर में जो दो पार्टीज थे और कितना लंबा चला और कौन जीता उसका भी आप लोग देख लीजिएगा। मैं आपको बस टाइमलाइन बता रही हूँ कि आप लोग को किस किस में फोकस करना है। Then 1924 Lenin dies and Joseph Stalin becomes the new leader. 1934 Stalin's Great Purge begins, and Stalin eliminates any opposition, and up to 20 million people are killed. In 1939, World War II begins. It begins on the 1st of September because Nazi Germany invades Poland. जैसे वर्ल्ड वॉर वन में द असैसिनेशन ऑफ आर्चड्यूक फ्रांसिस, दैट्स वर्ल्ड वॉर वन, इसमें नाजी जर्मनी का इन्वेजन ऑफ पोलैंड, दैट्स वर्ल्ड वॉर टू। एंड इसमें जैसे मैंने पहले बोला था एलाइड पावर्स वर्सेस एक्सेस पावर्स है। एलाइड पावर्स में आपका ब्रिटेन, फ्रांस है, बाद में रशिया भी आ जाता है। एक्सेस में आपका है जर्मनी, इटली, जापान, ये तीन मेन है। 1941 Germany invades Russia and Russia joins the Allied forces. 1942 the Russian army defeats the German army at the Battle of Stalingrad, and it's a major turning point for World War II. तो आप इस Battle of Stalingrad में भी आप अंदर देख लीजिएगा। 1945 World War II ends. The Soviet Union controls most of Eastern Europe, including Poland and East Germany. The Cold War begins. तो आप लोग कोल्ड वॉर का तो आपको पता होगा, वो रशिया और अमेरिका के बीच में चला था, तो उसका कितना लंबा चला और क्या क्या हुआ। कोल्ड वॉर इस आपके मिडिल ईस्ट के साथ भी इंटरट्वाइंड है, तो मैं अगले क्लास में उसमें थोड़ा और डिटेल में जाऊंगी। Then like 1949 में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर बेसिकली मिसाइल्स को लेके है। 62 में the Cuban missile crisis occurs because the Soviets placed missiles in Cuba. Basically वही है। Then 1979 में the Soviet-Afghanistan war begins, and Soviet have कुछ खास नहीं किया उन्होंने उधर अफगानिस्तान में, so they leave in 1989. In 1985, Mikhail Gorbachev is elected General Secretary, and after the reign of Stalin and the authoritarian government that took place, this person comes in, तो इनका नाम आप लोग याद कर लीजिए। He institutes freedom of speech and openness of the government, as well as restructuring the economy. And in 1991, the Soviet Union is dissolved, many countries gain their independence, and the country of Russia is established. And in 2000, Vladimir Putin was elected, and till date he is still serving. So वो भी आप लोग के लिए है। तो रशिया का ब्रीफ हिस्ट्री ये है। बेसिकली उनका जो इसमें वॉर्स है उनका कितना लंबा चला और किनके बीच में था, और अगर ट्रीटी है तो उसके वो याद करिए, बाकी सब तो यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट कम्स फ्रांस। इसमें भी आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको मैप अच्छे से देखना है तो ये आपका पॉलिटिकल मैप है।
So France has 13 regions and the capital is पेरिस. और अगर आप इसको कंपेयर करें आपके फिजिकल मैप के साथ तो आपको जनरल मालूम पड़ जाएगा कि कैसा है. लाइक फ्रांस जहाँ पेरिस है वो लो लाइंग रीजन है और वहाँ से बहुत सारी रिवर्स जाती है. तो उसके लिए यहाँ आपके एल्प्स है, आपका पेरेनीज है विच बॉर्डर स्पेन एंड फ्रांस. तो आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि नेचुरल बाउंड्री क्या है स्पेन और फ्रांस के बीच में, तो आप लोग को इस माउंटेन रेंज का नाम मालूम होना चाहिए. बेसिकली वाटर बॉडीज जैसे इधर इंग्लिश चैनल है. इंग्लिश चैनल में बेसिकली बहुत सारे एक तो यूनाइटेड किंगडम से सेपरेट किया गया. उधर देयर लाइक बहुत सारे स्विमर्स ने किया है इंग्लिश चैनल. देयर स्वैम द इंग्लिश चैनल, तो उसके लिए वो फेमस है. आपके नीचे तो यहाँ मेडिटेरेनियन सी है. ओके सो ये है. आप लोग उसका नेबरिंग कंट्रीज के नाम याद कर लीजिएगा क्योंकि यूरोपियन इज अ वेरी कंजेस्टेड कॉन्टिनेंट. तो बहुत सारे नेबर्स होंगे और उनके साथ वाटर बॉडीज का भी याद करना होगा. मूविंग ऑन, ब्रीफ कॉलोनियल हिस्ट्री फॉर फ्रांस. जो बिफोर क्राइस्ट है वो बस आप लोगों को समझाने के लिए क्रोनोलॉजिकली. अगर आप लोग को याद नहीं रखना है बिफोर क्राइस्ट का देन इट्स परफेक्टली फाइन, बट मुझे लगा मैं यहाँ डाल दूँ. सो 600 BC द कॉलोनी ऑफ Massalia is founded by ancient Greeks and this will be later known as Marsella, the oldest city in France. 122 BC, the southern France called Provence is taken over by the Roman Republic. 52 BC, Julius Caesar conquers Gaul, most of modern day France. Now, coming to AD, Annus Dominus, 260 में the Gallic Empire is founded by Postumus and it will fall to the Roman Empire in 274. 476 we have the fall of the Western Roman Empire. 709 Clovis I becomes the first king of the Franks, uniting all the Frankish tribes under one rule. Now जो फ्रैंक्स का जो ट्राइब है दिस इज लिंक्ड विद जर्मनी. इफ यू अगर आप देखोगे फ्रांस और जर्मनी का हिस्ट्री बहुत मिलता जुलता है, तो आप लोग को याद करने में आसानी हो जाएगी. और अगर आप लोग हिस्ट्री को मतलब ऐसे अगर स्टोरी की तरफ पढ़ेंगे कि पहले ये आया फिर ये आया फिर ये आया तो आप लोग के लिए आसानी हो जाएगा. 732 the Franks defeat the Arabs at the Battle of Tours. 800 Charlemagne is crowned the Holy Roman Emperor and he implements various reforms like public schools, etc. 843 the Frankish Empire is divided between his sons, creating regions that would later become the kingdoms of France and Germany. 1337 the start of the Hundred Year War with the English. 1348 the Black Death plague spreads through France and killing a large majority of the population. Then 1453 the Hundred Year War comes to an end and the French have defeated the English at the Battle of Castelnau. In the 1500s लगभग कुछ नहीं होता है फ्रांस में और पीस एंड प्रॉस्पेरिटी होती है. 1608 में फ्रेंच एक्सप्लोरर सैमुअल डे चैपलिन फाउंड्स क्यूबेक सिटी इन द न्यू वर्ल्ड. द न्यू वर्ल्ड इज बेसिकली अभी का अमेरिका. a lot of बहुत सारे यूरोपियन एक्सप्लोरर्स जैसे इंग्लिश, स्पेनिश और फ्रेंच वो लोग को इंडिया ढूंढना था, भारत ढूंढना था, पर वो लोग को पता नहीं था कि इंडिया कहाँ था. तो व्हेन दे लैंडेड ऑन अमेरिका तो उनको लगा ये इंडिया है, बट टर्न्स आउट इट वाजंट. एंड दैट्स व्हाई इफ यू गो देयर the indigenous people are called red Indians because of the misconception.
And in 1613, the start of the 30-Year Wars. In 1756, the start of the Seven Years War. ये ये रशियन का भी इसमें था Seven Years War. It ended in 1763 with France losing New France to Britain. 1778, France becomes involved in the American War of Independence, helping colonies gain their independence from the UK. 1789, the French Revolution begins with the storming of Bastille. In 1793, King Louis the 16th and Marie Antoinette are executed at the Guillotine. In 1799, Napoleon takes power, overthrowing the French Directory. In 1804, Napoleon is crowned Emperor of France. In 1811, the French Empire under Napoleon controls most of Europe at this point. And in 1915, Napoleon is defeated at the Battle of Waterloo and sent into exile. तो आप लोग बैटल ऑफ वाटरलू को भी कभी एक नोट कर लीजिएगा. In 1830, the July Revolution occurs, and by 1871, the Paris Commune is declared. In 1907, France enters into the Triple Entente, an alliance with Russia and the UK, and Napoleon is defeated in Russia. What? It's wrong. 1814. I'm sorry, ये कुछ गलत होगा इसमें. Ignore this. In 1914, the World War I begins, again with the assassination of Archduke Franz Ferdinand of Austria, and France is invaded by Germany. Again, World War I में आपका Allied versus Central Powers है. In 1916, the Battle of Somme is fought against Germany, and in 1919, World War I comes to an end with the Treaty of Versailles. Treaty of Versailles भी बहुत important है, इसका आपको पता होना चाहिए. 1939, again World War II begins on the 1st of September because Germany invades Poland. तो इसमें आपके Allied और Axis powers है. 1940, Germany again invades France. 1944, Allied forces invade the Normandy, pushing back the German army. And in 1945, Germany surrenders and World War II comes to an end. आपको ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर वन जब खत्म हुआ 1919 में, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के साथ देयर वाज अ लीग ऑफ नेशंस एस्टैब्लिश्ड. लीग ऑफ नेशंस क्या है? लीग ऑफ नेशंस बेसिकली यूएन के पहले एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, hoping कि another world war doesn't break out. And क्योंकि communication and trade between the countries was taking off, तो उसके लिए League of Nations था. पर World War II happened, the League of Nations was dissolved, and in 1945, after World War II, आपका United Nations was established. तो यूनाइटेड नेशंस आप लोग तो आप लोग को मतलब जिस डेट पे लीग ऑफ नेशंस और यूएन इस्टेब्लिश हुए, कौन से उसके फाउंडिंग मेंबर्स है, कितने मेंबर्स थे, उन सब का तो आपको लिस्ट आपको तो सर्च करना होगा. यूएन का तो मैंने पिछले क्लासेस में आप लोग को बता दिया है, पर खैर वापस एक्सप्लेन कर दूंगी अगर आप लोग को चाहिए. 1992 में फ्रांस साइंस द Maastricht Treaty creating the European Union, and in 2002 the euro replaces the French franc as the official currency of France. Operation France हो गया. Next comes Germany. Again, इसमें अगर आप लोग को देखना है तो ये आप लोग का
पॉलिटिकल मैप है इस साइड पे। 1 2 like 15 if I'm not wrong रीजन्स है उनका, मतलब उनके नाम आपको याद नहीं रखने हैं, पर थोड़ा आप फेमिलियराइज कर लीजिए। और अगर इधर देखेंगे तो आपका फिजिकल मैप है, बेसिकली माउंटेन्स एंड रिवर्स। तो मेजर रिवर्स इज एक तो आपका डैन्यूब। डैन्यूब विल फ्लो फ्रॉम लाइक आपके ब्लैक फॉरेस्ट रेंज से, एंड आपके इधर हर्ज माउंटेन्स, एंड आपके इधर जो नॉर्थ सी में रिवर्स फ्लो कर रहे हैं वो भी है। तो आप लोग, और इधर आपका नॉर्थ यूरोपियन प्लेन। सो बेयर दैट इन माइंड। अगर आप लोग को और भी मैप्स मिल जाएंगे ऑनलाइन, आप लोग के लिए मैंने ये 2 मैप इधर रखे हैं। और सिमिलरली अगर आप पॉलिटिकल मैप पे देखेंगे तो आपको उसके नेबरिंग कंट्रीज एज वेल एज वाटर बॉडीज भी दिख जाएंगे। तो आपको अच्छे से याद हो सकता है। तो इधर भी ब्रीफ क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री। बिफोर क्राइस्ट आपको याद नहीं रखना है, पर आपको अच्छे से मतलब समझाने के लिए मैंने इंक्लूड किया है वापस। So 500 BC, Germanic tribes moved to northern Germany. 113 BC, Germanic tribes began to fight against the Roman Empire. 57 BC, much of the region is conquered by Julius Caesar and the Roman Empire during the Gallic Wars. Again, we are in AD now. So 476 में German Goth Odoacer becomes king of Italy, signaling an end of the Western Roman Empire. ये आपका वेस्टर्न रोमन एम्पायर आपको फ्रांस में भी मिलेगा। अब यूरोप का हिस्ट्री इज वेरी इंटरकनेक्टेड। तो कुछ अगर एक इवेंट सपोज फ्रांस में हुआ तो उसका रिपरकशन आपको रशिया, यूके, जर्मनी, हद से हद स्पेन में भी मिल जाएगा। हाँ, 509 द किंग ऑफ फ्रांक्स टेक्स कंट्रोल ऑफ जर्मनी। अगेन जब हम फ्रांस का कर रहे थे तो किंग ऑफ फ्रांस उसमें आया था। सो वही बोले बहुत इंटरकनेक्टेड है। 800 Charlemagne is crowned the Holy Roman Emperor and he is considered the father of the German monarchy. 843 The Treaty of Verdun divides the Frankish Empire into 3 separate parts, including East Francia, which later becomes the Kingdom of Germany. 936 Otto I is crowned King of Germany, and the Holy Roman Empire is at this point centered in Germany. And in 1250, once the Emperor Frederick II dies, Germany has independent territories. मतलब एक राजा नहीं है, वो अलग-अलग है. In 1358, the Hanseatic League of it's a group of merchant guilds is established. And in 1410, the Teutonic Knights are defeated by the Polish at the Battle of Grunwald. Next. In 1455, Johannes Gutenberg first prints the Gutenberg Bible. His printing press will change the history of Europe. This is a very important man. तो आप लोग इसका नाम तो याद कर लीजिएगा, जोहानस गुटेनबर्ग। एंड द प्रिंटिंग प्रेस जर्मनी से आया था, विच उसके वजह से द स्प्रेड ऑफ रिलीजन एंड लिटरेरी वर्क्स बिकेम मच मोर इजियर। आप लोग को तो पता होगा, तो इम्पोर्टेंटली मैम। 1517 Martin Luther publishes his 95 Theses, which marks the beginning of the Protestant Reformation. The European history में because majorly उधर Christianity है, so पहले तो Catholics थे, so Catholics के against Martin Luther का ideology आया Protestant Reformation. So this is also important.
1524, German peasants revolt against the aristocracy, but it's not successful. 1618, the 30 Years' War begins and it is fought largely in Germany. तो ये 30 Years' War आपने पहले भी देखा होगा कि फ्रांस और रशिया के अंदर भी है. 1648, the 30-Year War ends with the Treaty of Westphalia and the Treaty of Munster. 1740, Frederick the Great becomes king and he expands the German Empire and supports science, arts, and industry. Again, 1756, the Seven Years' War begins, and Germany is allies with Britain against France. And France is with Austria and Russia. Germany and Britain win this one. 1806, the French Empire under Napoleon conquers much of Germany. 1814, Napoleon is defeated. The 1813, Napoleon is defeated at the Battle of Leipzig in Germany. And in 1814, the Battle of Waterloo, Napoleon is like completely एकदम हार जाता है और फिर उसे they cast him out, exile पे भेज देते हैं. 1848, German philosopher Karl Marx publishes the Communist Manifesto, which is the basis of Marxism and communism. ये तो भाई तो बहुत कॉमन फैक्ट है. ये तो सेंट्रल टू जर्मन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री एट लार्ज, क्योंकि जब भी रशिया और चाइना और उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज में रेवोल्यूशंस आए. Then 1871, Germany defeats France in the Franco-Prussian War, and the German states are unified, and the national parliament called the Reichstag is established. This is in 1882, the Triple Alliance is formed between Germany, Austria, and Italy. In 1814, also Germany में there was something called as the Weimar Republic. मैं इस पीपीटी में उसे ऐड नहीं कर पाई, पर आप लोग ये नोट कर लीजिए वाइमार रिपब्लिक, और उसके अंदर और पढ़ लीजिएगा. अगर आप लोग को वाइमार रिपब्लिक पे कुछ जानना है तो जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो comment box में ऐसे लिख देना. Again, 1914, World War I begins because of assassination of Archduke Franz Ferdinand of Austria. Allied versus Central Powers के बीच में. Germany is part of Central Powers with Austria in the Ottoman Empire, and Germany invades France and Russia. 1918, World War I ends and Germany is defeated. 1919, the Treaty of Versailles is signed and Germany has to give up a lot of its territories. इसमें आप लोग ये भी देख सकते हैं कि जर्मनी ने अपने कौन से टेरिटरीज दिए और किस किस को दिए. ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, पर लाइक ऐसा लिस्ट ऑफ टेरिटरीज आप बना सकते हैं. Again, 1933, Adolf Hitler becomes the Chancellor of Germany. 1934, Hitler declares himself as the Führer. 1939, World War II begins because Germany invades Poland. Germany is part of Axis powers with Italy and Japan. 1940, Germany conquers much of Europe. 1941, Germany declares war against the United States after Pearl Harbor. Now, in the Pearl Harbor battle, because Germany Japan के साथ था, उसकी वजह से इधर दिया that Germany declares war. The Pearl Harbor का जो बॉम्बिंग हुआ था वो the Japanese ने किया था. उसके वजह से इन रिटेलिएशन आपको जापान में आपके अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब्स फेंके थे हिरोशिमा एंड नागासाकी पे. 1945, World War II in Europe ends and Germany surrenders to the Allied powers.
In 1948, the Berlin blockade occurs, and in 49, Germany split into East and West Germany. Now, East Germany was under the communists, and the West Germany was under um, the capitalists, basically. Allied powers, हाँ. और अगर आप देखोगे अगेन, जर्मनी तो ईस्ट और वेस्ट में हुआ था, आपका द सिटी ऑफ बर्लिन में भी ईस्ट और वेस्ट था। लाइक अगर आप ऐसे देखा जाए तो इधर बीच ऐसे बीच में लाइन आ गई थी ईस्ट और वेस्ट, और ईस्ट जर्मनी में सिर्फ बर्लिन को भी ईस्ट और वेस्ट में कर दिया था। तो द वेस्ट ऑफ बर्लिन वाज पार्ट ऑफ वेस्ट ऑफ जर्मनी। ये है। देन in 1961 the Berlin Wall is built, and 73 they both East and West Germany joined the United Nations. In 1989 Berlin Wall is torn down, uh, and the president is Reagan, I guess, at that time. 1990 Germany is reunified as a single country. In 1991 Berlin is named the capital of the unified Germany, and in 2002 the euro replaces the Deutschmark as the official currency. So this is Germany. And last comes Spain. Again आप लोगों को political map है इधर, कितने regions है? 1, 2, 3. वैसे इधर तो 15 रीजन्स है और 2 आइलैंड्स है, तो ये भी आप देख लीजिएगा कि स्पेन के आइलैंड्स कहाँ है। वन इज दिस, एंड सेकंड आपका फिजिकल मैप। आपका पिरेनीज था, मैंने आपको बोल दिया था। आपको ये पूछ सकते हैं कि पोर्चुगल और स्पेन के बीच में कोई नेचुरल बाउंड्रीज है कि नहीं। आपका रिवर्स वो है, एंड द वाटर बॉडीज सराउंडिंग स्पेन, बिकॉज इट्स स्पेन पेनिनसुला नहीं बोल सकते, लाइक पेनिनसुला ही समझ लीजिए। तो वैसे ओके, मूविंग ऑन अगेन, brief chronological history. 1800 BC, Bronze Age happens in the Iberian Peninsula, and the El Arga civilization begins. 218, the Second Punic War between the Carthage and the Romans fought, and part of Spain becomes the Roman province called Hispania. In 19 BC, all of Spain is under the Roman Empire. Again 700 711 AD में the Moors invade Spain and named it Al-Andalus. 718 में the Reconquista begins by the Christians to retake Spain. 1137 में the Kingdom of Aragon is formed. 1139 में the Kingdom of Portugal is established on the west coast of the Iberian Peninsula. So 1478 to 1492 we have the Spanish Inquisitions. So basically the Kingdom of Spain is formed with Isabella and Ferdinand are made king and queen, and they unite Aragon and the regions of Aragon and Castile. And Queen Isabella sponsors Christopher Columbus, and he discovers the New World, basically. 1520, the Spanish explorer Hernan Cortes conquers the Aztec Empire in Mexico. In 1532, explorer Francisco Pizarro conquers the Incan Empire and establishes the city of Lima. 1588, the English fleet led by Sir Francis Drake defeats the Spanish Armada, and this was a big deal क्योंकि इस टाइम पे all the Western powers are sending out their explorers to find land so that they can colonize. तो European countries के बीच में भी there is a lot of like fighting happening.
1618 टू 1648 अगेन आप लोग का 30 years वॉर, ये पहले जर्मनी में भी था और फ्रांस में भी था. 1701 द वॉर ऑफ द स्पेनिश सक्सेशन बिगिंस. 1761 Spain joins the Seven-Year Wars against Great Britain. 1808 the Peninsula War is fought against the French Empire led by Napoleon. और इसी टाइम पे 1808 में द स्पेनिश अमेरिकन वॉर्स ऑफ इंडिपेंडेंस बिगिन. दीज ये जो युद्ध लड़े गए अमेरिका में. और 1933 तक जो भी इस अमेरिका में स्पेनिश कॉलोनीज थी उन्हें अपनी इंडिपेंडेंस मिल गई. 1814 the Allies win the Peninsula War and Spain is free of French rule. 1898 the Spanish-American War is fought. Spain ने क्यूबा, फिलीपींस, पोर्टो रिको एंड गुआम दिया यूनाइटेड स्टेट्स को under the Treaty of Paris of 1898. 1914 again World War I happens because of Archduke Franz Ferdinand का assassination and Spain remains neutral. In 1931 Spain becomes a republic. In 1936 the Spanish Civil War begins between the Republicans and the Nationalists led by Francisco Franco. And Nazi Germany and Fascist Italy, basically Hitler and Mussolini, support the nationalists. Again, 1939, the nationalists win the Civil War and Francisco Franco becomes dictator of Spain and he rules for 36 years. In 1939 also World War II begins again because Germany invaded Poland and Spain first remains neutral and then it supports the Axis powers, meaning Germany, Italy and Japan. In 1959, the Spanish miracle period of economic growth and prosperity begins. In 1976, Spain transitions to a democracy, and in 1978, the Spanish Constitution is issued, which gives freedom of speech, press, religion, and association. Now, ये तो आपको इन 4 कंट्रीज का उनका बहुत मेसी हिस्ट्री है, तो मैं सोचा कि आप लोग को थोड़ा लिस्ट फॉर्म में बना के दे दूँ. तो मेजरली तो यही पॉइंट्स है. आप लोग इन कंट्रीज के बीच में जैसे आप लोग का 7-year वॉर, 30 years वॉर, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 इन ऑलमोस्ट चारों कंट्रीज पार्ट रहे हैं, तो उतने आपको वॉर्स नहीं करने होंगे. बेसिकली नेपोलियन का बैटल ऑफ वाटरलू, एक आपका जर्मनी का बैटल भी था इसमें, लीपसिंग का, और लाइक कि वर्ल्ड वॉर्स 1 and 2 के बैटल्स का आप लोग नाम और डेट याद कर लीजिए. तो फिर और तो यहाँ आई होप मैंने सब आप लोग को समझा दिया है अच्छे से. आपका आता है फिर यूरोपियन यूनियन. ना यूरोपियन यूनियन क्या है? वो बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की तरह, पर वो सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज के लिए है. फॉर द कॉमन इकोनॉमिकल, सोशल एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज. वो पहले वेस्टर्न यूरोप में शुरू हुआ, जहाँ बेसिकली आपका यूके, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोर्चुगल वो सब है, और फिर वो ईस्ट वर्ड्स गया. उसके अभी 27 कंट्रीज हैं, जैसे ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, क्रोएशिया, सिप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन एंड स्वीडन. The UK, United Kingdom was a founding member, पर आपको जैसे पता होगा 2020 में it officially left. 2015-16 से ब्रेक्जिट का आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़पेपर में, तो 2020 में फाइनल हो गया. Now EU was created with the Maastricht Treaty, which happened on November 1, 1993.
बेसिकली इट वाज डिजाइंड ताकि यूरोप का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन टूवर्ड्स अ सिंगल करेंसी जैसे यूरो अब under unified foreign and security policy and common citizenship rights to those who want to immigrate or seek asylum. And the EU was also awarded the Nobel Peace Prize in 2012. तो ये आपके पॉइंट्स हैं अभी आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि which country left the EU and even though इंग्लिश का नहीं है पर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि यूके में अब कौन सी करेंसी यूज कर रहे हैं क्योंकि यूरो क्योंकि वो यूके के बाहर है तो आंसर इज पाउंड्स तो आज के लिए तो मैंने इतना ही प्रिपेयर किया है नेक्स्ट क्लास में हम वर्ल्ड वॉर को लेके ही बट उसका हम देखेंगे उसका इफेक्ट क्या हुआ है मिडिल ईस्ट पे और हम अफगानिस्तान के बारे में भी डिस्कस करेंगे अगर आप लोग के पास अभी और कोई डाउट है तो पूछिए मेरे हिसाब से आज के लिए तो हो गया आप लोग के पास कोई डाउट अगर डाउट है तो पूछ लीजिए मुझे आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि बस कुछ ही दिन बचे हैं आपके एग्जाम के लिए मैम साइप्रस एक एशियन कंट्री है ना नहीं इट्स नॉट साइप्रस इज नॉट एशियन इट्स नियर लाइक टर्की आई बिलीव तो यस वैसे मैम हाँ तो it's not Asian. Like even Russia and Turkey are not considered to be like in Asia per se. एशियन हाँ अभी के लिए मतलब इट्स वो दोनों में काउंट कर लेते हैं साइप्रस इज यूरोपियन साइप्रस को एशिया में तो नहीं करते हद से हद रशिया और टर्की तक ही जाते हैं एनीथिंग एल्स मैम पूछ बाल्कन कंट्री और मैम बाल्टिक कंट्री मैम क्या है मैम बाल्टिक तो समझ में आती है मैम बाल्कन नहीं आती है ओके बेसिकली वो सेम एरिया है जैसे नो मैम यूएस एक नॉर्थ में है एक साउथ में है मैम हम्म मैम एक नॉर्वे के पास मैम एक फिनलैंड के पास है और एक इटली के पास है मैम So Balkan countries is in the Balkan Peninsula, is in the southeast of Europe. तो अगर आप यूरोप का मैप देखेंगे उनका फिजिकल मैप तो उनके जैसे इंडिया में पेनिनसुला और स्ट्रेट्स है तो उनके भी पेनिनसुलाज और स्ट्रेट्स है तो द कंट्रीज जो बाल्कन पेनिनसुला में है वो है and ओके usually मैम they are like breakaway countries from USSR और अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है स्वाति यू कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग द क्लास ओके ओके अगर और कोई क्लास और कोई डाउट हो तो आप लोग वेदिका को कांटेक्ट कर सकते हैं हाँ वही मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि आप लोग को भी पढ़ना है कुछ ही दिन बचे दी हैं स्पेन में गैलिसिया क्या है गैलिसिया हाँ गैलिसिया GALICIA लैंग्वेज मैम एक मिनट रीजन है मैम ये रीजन है सॉरी ये रीजन है स्पेन का GALICIA CIA Galicia गैलिसिया या it will be a reason I guess let me like look it up it's an autonomous community in France in Spain basically एक मिनट अच्छा मैं कैसे समझा सकती हूँ ओके सो आप लोगों को ताइवान पता होगा ताइवान का बहुत यस मैम
status है ना. Basically, China is People's Republic of China and Taiwan is the Republic of China. So right now on the international, जैसे यूनाइटेड नेशंस में जाओगे तो China is the member, not Taiwan. So people will only do business with China if it comes to Chinese affairs, but they will not interact with Taiwan. Technically, Taiwan has its own parliament, it has its own government, and it has its own flag and everything, but it is still considered to be a part of China, even though it does not wish to be. So, similarly, like that, Galicia has remained a part of Spain, but it is autonomous. मतलब वो उसको अपने आप को govern करता है. Am I able to explain it well? समझ में आ रहा है? उसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो मुझे मतलब और पढ़ना होगा और अगर आपको चाहिए कि मैं समझाऊँ, पर अभी के लिए अगर आपको बस पता है दैट इट्स लाइक एन ऑटोनॉमस रीजन विद स्पेन, आई थिंक दैट्स डिसेंट इनफ, और बस उसका लोकेशन याद कर लीजिए. और कोई डाउट? दी आपने एक टाइमलाइन बताया था एक्चुअली 17 जुलाई 1898 द स्पेनिश सरेंडर एट सैंटियागो, इसका एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा. 1898 स्पेनिश सरेंडर एट सैंटियागो. एक मिनट. ओके, सो बेसिकली ये मुझे पढ़ना पड़ेगा, या अगर आप मुझे वैसे इंडिविजुअली कांटेक्ट कर दे तो मैं बता दूंगी, पर अभी मैंने उतना डिटेल में देख गई हूँ. 1898 स्पेनिश अमेरिकन बेसिकली जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं थोड़ा आपको पढ़ के बता देती हूँ. नहीं एक्चुअली क्या है 1898 में जो है क्यूबा को जो इन्वेड हुआ मतलब हाँ किया था. वही है तो ये हाँ. हेलो. हाँ बोलिए. हाँ तो ये वाला नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें जो स्पेनिश सरेंडर टू सैंटियागो, ये क्योंकि जो सैंटियागो ये थोड़ा सा Spain surrendered to Spain gave its colonies to America, which is जैसे पोर्टो रिको, फिलीपींस, गुआम, वो दिया. सैंटियागो लाइक बेसिकली क्या हुआ, क्यूबा was struggling for independence, right? And the USA was deliberately involving itself in it. The Spain comes into the picture and in the end Spain और अमेरिका के बीच में वॉर हो जाता है. And Spain loses, so it has to give away its territories. It has to give away. फिलीपींस में ऑलरेडी उनका चल रहा था इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, सो उस पर फिर फिलिपिन अमेरिकन वॉर भी आ गया. बेसिकली तो इतना ही है. आपको एमसीक्यू स्टाइल क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि अच्छा ये वॉर क्यों हुआ, कैसे हुआ. आपको बस वॉर का फैक्ट्स पता होना चाहिए कि अच्छा ये वॉर है, ये वॉर किस टाइम पे हुआ, किसके बीच में हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व था, वॉर खत्म कब हुआ और वॉर क्यों हुआ. बस क्यों हुआ तो इसमें आप बोल सकते हो कि क्यूबा वांटेड इंडिपेंडेंस, पर वो भी पूछेंगे नहीं क्यों हुआ, बस क्यूबा वाज स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस. और फिर उसके बाद बिकॉज ऑफ यूएस इंटरवेंशन स्पेन गॉट टैंगल्ड अप इन इट और फिर हो गया. अब वो क्यूबन क्राइसिस से क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे क्यूबा से रिलेटेड. लाइक क्यूबन क्राइसिस, क्यूबन जैसे आप लोग को
कॉलोनीज के बारे में उतना नहीं पूछा जाएगा। जैसे कॉलोनीज के नाम आप लोग को याद तो रखने हैं। मेजर कॉलोनीज है, क्यूबा है, फिलीपींस है, पोर्टोरिको है, अमेरिका है, फ्रांस के लिए, फ्रांस मेजरली अफ्रीकन कंट्रीज में पे उसके कॉलोनीज है, उनके तो नाम याद रखने चाहिए। बट क्यूबन क्राइसिस पे रख तो लो, क्योंकि क्योंकि वैसे यूरोपियन हिस्ट्री में उनके कॉन्टिनेंट पे ही बहुत कुछ है, बहुत सारे वॉर्स हुए हैं, सो ऐसा नहीं को और भी देखेंगे अगर आपको अच्छा, पढ़ना। तो ये जिब्राल्टर भी जो है यूके का है ना, कॉलोनी? जिब्राल्टर, हाँ, यूके की कॉलोनी है ना। जिब्राल्टर यस मैम, हाँ जिब्राल्टर यूके का है मैम। हाँ। ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी। हाँ ब्रिटेन, हाँ यूके का है वो, आइबेरियन पेनिनसुला में, हाँ जो, और ऊपर से जैसे स्पेन आइबेरियन पेनिनसुला पे है, तो जो भी यूरोपियन कंट्रीज जो भी रीजन पे है उनका आप लोग को नाम याद रखना चाहिए। और कुछ आप लोग के पास है तो बोलिए।